हम कभी बूढ़े ना हों, उम्र दराज न दिखें, ये तो कईयों की इच्छा होती है और दिली तमन्ना भी होती है। बुढ़ापे को रोका नहीं जा सकता, लेकिन उनके खतरों और नुकसान को जरूर सही समय पर रोका जरूर जा सकता है। नमस्कार, टोटल हेल्थ पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। आज बात होगी एजिंग की और जानेंगे कि ये एजिंग कब से आती है और क्या इसके खतरों को रोक पाना मुमकिन है या नहीं। मेरे साथ इस समय मौजूद है डॉक्टर प्रसून चैटर्जी, जो चीफ ऑफ जीरियाट्रिक सर्विस और लॉन्जिविटी साइंस आर्टेमिस हॉस्पिटल के साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ आप एम्स के साथ भी जुड़े रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर प्रसून आपका टोटल हेल्थ पॉडकास्ट में। सबसे पहले बात होगी एजिंग की। आपसे मैं जानना चाहूंगी कि एजिंग की शुरुआत कब से होती है और क्यों हम एजिंग से डरने लग गए हैं। भावना जी, ऐसे एजिंग तो शुरू होती है जब बच्चे अपने मम्मी के कोख में हैं, तब से। सो एजिंग स्टार्ट्स एट द वोम। इवन दो हमने इसको स्टिग्माटाइज किया कि 60 साल के हो गए, बूढ़े हो गए, एजिंग हो रहे। सो इट इज़ अ थ्रू आउट लाइफ कोर्स। जब से बच्चे मम्मी के कोख में है, उसके बाद बच्चा हुआ, तो एजिंग इज़ देयर इन ऑल स्टेजेस। बच्चे को भी होते हैं, मिडिल एजड भी होते हैं, सीनियर सिटीजन को भी एजिंग होती है। सो एजिंग इज़ अ लाइफ कोर्स पर्सपेक्टिव। लेकिन आज हमारे बीच में एक बड़ी भ्रांति ये बन गई है कि हम एजिंग की तरफ जाना ही नहीं चाहते। रिंकल्स, पिगमेंटेशन, ब्लेमिशेस, ये सब तो बाहर से दिखते हैं, लेकिन जो ये एजिंग हमारी होती है इंटरनली, वो कहाँ से स्टार्ट होती है। जैसे मैंने कहा, एजिंग तो पहले ही शुरू होती है, तो हमारा ये वाला क्वेश्चन फिर से लेंगे सर। हाँ, लेकिन हमें डॉक्टर साहब, ये हमें पता ही नहीं चलता कि एजिंग स्टार्ट कब से हो रही है। एक तो ये होता है कि उम्र बढ़ रही है तो एजिंग हो रही है, लेकिन ये बताइए कि एक तो ये एजिंग स्टार्ट कहाँ से होती है और हमें ये जवान बनने का जो एक फैड लग गया ना, एक ट्रेंड चल पड़ा है, उसके पीछे हम किस तरीके से भागते हुए नजर आ रहे हैं इस समय। तो देखिए, एजिंग तो सेल की होती है। बाहर का, जैसे आपने कहा, बाहर का अपीयरेंस में चेंजेस होता है, हमारा बाल सफ़ेद होते जाता है, स्किन में रिंकल आता है उम्र के साथ साथ। लेकिन एजिंग को आपका सेल का होता है। तो हमारा शरीर का जो बिल्डिंग ब्लॉक है, दैट इज़ सेल, एक छोटा सा घर जैसे है। तो वो घर धीरे धीरे पुरानी हो जाती है और कुछ आफ्टर कुछ डिविजन वो नष्ट हो जाते हैं, उसका डेथ हो जाता है, फिर नया सेल शुरू होती है। तो ऐसे करके हम लोग कई लाख बार हमारे अंदर चेंजेस होती है पूरा थ्रू आउट आवर लाइफ कोर्स, और धीरे धीरे हम एजिंग होते जाते हैं जी। अभी जो आपका कंसेप्ट आपने जो कहा, जो अभी हमारे मन में एक इच्छा हुआ है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स आर लाइक दैट। वी आर लाइक डिटेक्टिव। हम एडवेंचर पसंद करते हैं। क्यों ना हम, जब तक हमारे पास ये था कि मेडिकल साइंस में छोटा छोटा बीमारी को रोकना है, इन्फेक्शन रोकना है, हार्ट प्रॉब्लम को रोकना है, हाइपरटेंशन को रोकना है। सो क्या हम ये जो सेल का एजिंग हो रहा है, क्या जो एक्सटर्नल अपीयरेंस में चेंजेस हो रहा है, इसको हम रोक सकते हैं? क्या हम एकदम बंद कर सकते हैं? क्या हम रिवर्स कर सकते हैं? ये सारे क्वेश्चन पहले तो आम आदमी में आया, फिर कुछ बिलियनर में आया, फिर कुछ साइंटिस्ट में आया, जो कि हम बायोलॉजिस्ट बोलते हैं। हम डॉक्टर भी इसमें सोच रहे हैं। तो पॉइंट टू इन दैट पॉइंट हमें बोलना है कि हम कैलेंडर एजिंग तो आप रोक नहीं सकते हो, हमारा डेट ऑफ बर्थ तो हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हमारा जो बायोलॉजिकल एजिंग, मतलब हमारा सेल का एज, हमारा फंक्शनल एज, हमारा फंक्शनलिटी, हमारा काम करने का क्षमता, इसको हम स्लो प्रोसेस कर सकते हैं। इसमें मैं एक एग्जांपल दूंगा आपको। ऊपर वाले ने एक नया गाड़ी दिया है, उस गाड़ी को आप कैसे मेंटेन करोगे, उसके ऊपर डिपेंड करता है उस गाड़ी कितने साल चलेगी। आपने ये नोटिस किया, किसी का 10 साल की पुरानी गाड़ी देखता है नया जैसा, और किसी का 5 साल की पुरानी गाड़ी देखती है कि वो 15 साल का हो गया। मेंटेनेंस ऑफ योर बॉडी इज इक्वली इंपॉर्टेंट, एंड नाउ साइंस हैज क्लियरली क्रिएटेड एविडेंस दैट यस, वी कैन स्लो द प्रोसेस ऑफ सेलुलर एजिंग। हमारा अंदर की एजिंग जो हो रहा है उसको हम स्लो कर सकते हैं। कुछ हद तक कुछ चीज़ों में हम इवन रिवर्स भी कर सकते हैं। ठीक। सेल्यूलर एजिंग की बात करिए, और आपने कहा कि एजिंग को हम रिवर्स भी कर सकते हैं, यानी कि बैक गियर लग सकता है इस पे। अगेन कुछ हद तक, जैसे कि फिर मैं बोल रहा हूँ कि हमारा जो गाड़ी में कुछ कुछ पार्ट्स को हम चेंज करते हैं, तो यहाँ पे ट्रांसप्लांट भी होती है। आपने सुने होंगे, छोटा छोटा हेयर ट्रांसप्लांट आजकल बहुत कॉमन प्रैक्टिस हो गया। सो इसको हम पार्ट्स को रिपेयर कहते हैं। लेकिन जो पार्ट्स पुरानी हो चुके हैं, उसको भी हम रीवायरिंग अंदर से कर सकते हैं क्या? आंसर इज यस, थ्रू योर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। सो मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे शुरू करूंगा। लेट्स से मैं अगर 5 बार दिन में खाता हूँ,
जो मैं करता था पहले. आई एम ए बंगाली, सो मैं आई यूज टू हैव ब्रेकफास्ट, देन मिडल ऑफ द लंच से पहले भी थोड़ा स्नैकिंग, देन लंच, देन स्नैक्स, देन अगेन डिनर. So now I have reduced that to 3 times. I take breakfast, I take little bit of lunch तो बोलूँगा नहीं, थोड़ा प्रोटीन एंड फ्रूट्स लेता हूँ. देन डिनर ऑब्लिक लंच में करता हूँ बिफोर 6 PM. So now I have changed the my metabolic things in my within my body. So my cells are getting younger that way. बिकॉज मैंने प्रोसेस में जो चेंजेस लाया हूँ वो प्रोसेस से मेरा गाड़ी का इंजन का जो पार्ट्स का है उसका इरोशन सिर्फ कम ही नहीं हो रहा, कुछ कुछ रिवर्स भी हो रहा है. आज हम कह रहे हैं 40 इज़ द न्यू 20, 60 इज़ द न्यू 40, लेकिन एक चीज़ की भी कंपैरिजन है, वो है हेल्थ स्पैन वर्सेस लाइफ स्पैन. यानी कि हमारी लॉन्जेविटी तो बढ़ रही है, हमारी उम्र तो बढ़ रही है, लेकिन उम्र के साथ क्या हम स्वस्थ भी हैं? ये बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है. जो अगेन जो आखरा बोलते हैं कि हमारा लॉन्जिविटी तो बढ़ी है क्योंकि हेल्थ सिस्टम में एक्सेस में इम्प्रूवमेंट हुआ है. सो आजकल जो अफोर्ड कर सकते हैं या जो हॉस्पिटल सही टाइम में पहुंच सकते हैं वो लोग प्रेशर, शुगर, हार्ट प्रॉब्लम से नहीं मरते हैं. इवन स्ट्रोक से भी लोग नहीं मरते. लेकिन क्या ये डिसेबिलिटी रुक जाती है? आंसर इज़ नो. अगर मैं आपको अमेरिकन आंकड़ा कहूँ कि अमेरिका में एवरेज लाइफ स्पैन इज़ 79 ईयर्स, मतलब एवरेज लोगों का जीना. लेकिन उनका एवरेज हेल्थ स्पैन इज ओनली 63 ईयर्स. हेल्थ स्पैन मतलब डिजीज फ्री लाइफ स्पैन, मतलब बीमारी के बगैर जीना. तो जितना भी हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की बात कर रहे हैं, हमारा अल्टीमेट पर्पस ऑफ लॉन्जिविटी साइंस इज टू कीप यू हेल्दी एज लॉन्ग एज पॉसिबल विदाउट एनी डिजीज. इसको मेडिसिन 3.0 भी कहा जाता है. इसके मतलब क्या कि हम ऐसे काम करें कि हमें बीमारी ना हो, क्योंकि बीमारी होना मतलब आपके शरीर के जो इंस्ट्रूमेंट है उसको आप नुकसान पहुंचा रहे हो. तो जब तक मेरा बीमारी नहीं हो, जैसे कि सपोज ब्लड प्रेशर इज अ डिजीज ऑफ योर वेसल्स, मतलब आर्टरी जो आर्टरी वेन होता है उसका बीमारी. तो इसके मतलब मुझे प्रेशर नहीं हो रहा है तो मैं अपना आर्टरी वेन का सेल को यंगिश रख पा रहा हूँ. तो जितना ऐसे तरह हम पीछे कर सकते हैं थ्रू आवर लाइफस्टाइल, उतना हमारा हेल्थ स्पैन बढ़ते जाएगा. एंड द होल पर्पस ऑफ डिस्कशन ऑफ लॉन्जिविटी साइंस इज कि आई हैव टू बी डिजीज फ्री. और आप ये नोटिस किए होंगे कुछ लोग 70 साल के हैं लेकिन देखते हैं 50 साल के, एंड द वाइस वर्सा. तो आप अगर उनसे थोड़ा और बातचीत करेंगे तो वो बोलेंगे कि मेरा बहुत सारे बीमारी है, तो मैं 50 साल के हूँ तो भी मैं 70 साल के दिखता हूँ. अरे मुझे तो 10 साल से डायबिटीज़ है जो कंट्रोल में नहीं है, 20 साल से प्रेशर है, हार्ट प्रॉब्लम है, मुझे डिप्रेशन है. साइकोलॉजिकल एजिंग इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, सब्जेक्टिव एजिंग भी इम्पॉर्टेंट है. तो इस मामले में बताऊँ कि देर आर स्टडी जो सेंटिनेरियन, मतलब जो लोग 100 साल तक जिए, उनको क्वेश्चन पूछा गया कि आपको क्या फीलिंग होता है. बोला वो लोग दे यूजुअली से कि मैं तो अभी भी अपने आप को यंग समझता हूँ. इसे बोलते हैं सब्जेक्टिव एजिंग. तो आप अपने आप को कितना यंग समझते हो वो भी इंपॉर्टेंट है. आपके अंदर बीमारी को आपने कितना रोके हो वो भी इंपॉर्टेंट है. सो इट इज़ अ डेफिनेटली आई कैन से दैट एजिंग एंड ह्यूमन बॉडी इज द मोस्ट कम्प्लेक्स थिंग्स टू अंडरस्टैंड इन द यूनिवर्स. ठीक, आगे बात करते हैं और उसमें जानते हैं कि जैसे हमारी बॉडी एक सिस्टम है, लेकिन उसमें अलग अलग ऑर्गन हैं, हार्ट है, लिवर है, किडनी है. क्या हमारी बॉडी एक साथ एज करती है या जो उसके ऑर्गन है वो अलग अलग समय पर एज करते हैं? और जो सबसे छोटी चीज़ है ना डॉक्टर साहब, वो सेल, वो भी क्या अलग अलग समय पर एज करता है? एकदम सही. आपने इसके भी ऊपर भी एविडेंस है. साइंस बोलते हैं कि हमारा आजकल स्टडी में देखा गया कि हर ऑर्गन अलग अलग स्पीड से एजिंग कर रहा है. सो लेट मी गिव यू एग्जांपल, वेरी कॉमन एग्जांपल, कि कोई अगर अल्कोहलिक है जो दारू पीता है तो ऑब्वियसली उनका लीवर सेल ज़्यादा इंजरी हो रहा है, उनका लीवर फास्ट ग्रो कर रहा है, मतलब एजिंग की तरफ जा रहा है. सो हमारा सारे ऑर्गन अलग अलग स्पीड पे एजिंग करती है. हमारे पास अभी वो मैकेनिज्म है, इवन वी कैन असेस एवरी ऑर्गन्स speed of aging, we can assess that. We are conducting a study from AIIMS and ICMR, which is first of this kind from India, where we are trying to create a biological clock ऑफ योर बायोलॉजिकल एजिंग. दैट मीन्स हम आपका ब्लड से और कुछ टेस्ट करके बोल सकते हैं कि आपका सेल का एज क्या आपका कैलेंडर एजिंग के साथ मैच कर रहा है. लेट्स से आई एम 46 एज पर माई डेट ऑफ बर्थ, क्या मेरा सेल का एज उस स्पीड में हो रहा है? बट अगेन आई विल
I'll give a caution here. Many organizations are claiming कि they are doing biological aging in India. Let me clarify through you. There is no Indian aging clock, क्योंकि हर एथनिसिटी, हर लोकेलिटी, हर पॉपुलेशन का स्पीड ऑफ एजिंग डिफरेंट होता है. एक फार्मर जिस स्पीड पे एजिंग कर रहा है बिकॉज ऑफ हिज लाइफ स्टाइल एंड ओवरऑल फैक्टर, एक टीयर 1 सिटी का कोई सीईओ उस स्पीड में एजिंग नहीं कर रहा है, क्योंकि इसमें एज आई टोल्ड यू एजिंग इज ए मल्टीफैक्टरल इंक्लूडिंग स्ट्रेस. तो जितना भी बायोलॉजिकल एजिंग असेसमेंट क्लॉक निकाला गया है वो वेस्टर्न पॉपुलेशन में, कुछ चाइनीज पॉपुलेशन में क्रिएट किया गया है. सो उनको इंडियन पॉपुलेशन में एक्स्ट्रापोलेट करना सही नहीं है. और बायोलॉजिकल एजिंग को एसेस करने के लिए हमें लॉन्गिट्यूडिनल डेटा चाहिए. मतलब ग्राउंड जीरो में देखेंगे 0 ईयर्स में, फिर 3 साल 5 साल बाद फॉलो करेंगे. तो एम्स का जो हमारा स्टडी चल रहा है उसमें हम 0 to 100 ईयर्स को फॉलो कर रहे हैं. एंड वी हैव ए पेशेंट ऑफ 105 ईयर्स ऑल्सो, कि कैसे वो लोग एजिंग कर रहे हैं थ्रू देयर ब्लड मेजरमेंट. एजिंग तो एक नेचुरल प्रोसेस है डॉक्टर साहब, हम सभी को मालूम है, लेकिन एजिंग के दौरान कौन कौन सी मेडिकल दिक्कतें आ सकती हैं? देखिए, सीनियर सिटीजन बीइंग ए जेरियाट्रिशियन, जो चीज़ हम सबसे ज़्यादा नोटिस करते हैं सीनियर सिटीजन में, आपका मैं इसको 5M के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ. एक आपका मेमोरी. सो मेमोरी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट विथ योर एजिंग, जो कि हमें सबको चाहिए. देन आपका मूड, मतलब सीनियर सिटीजन अगर लो मूड पे है, सोशली आइसोलेटेड है, तो वो लंबा नहीं जी सकते, हेल्दी एंड हैप्पी नहीं जी सकते हैं. फिर आती है आपका मसल. उम्र के साथ साथ मसल वीक होते जाती है. मसल का सेल इज़ डायरेक्टली रिलेटेड विथ आवर लॉन्जिविटी. सो जिनका मसल स्ट्रांग है वो लंबा जिएंगे ही जिएंगे, इसलिए एक्सरसाइज भी वहीं पे आता है. फिर आती है आपका मोबिलिटी. आप चलना फिरना कितना करते हो? उम्र के साथ साथ लोग अपना चलना फिरना कम कर देते हैं, ये सोच के हम गिर जाएंगे, हमें एक्सरसाइज कम करना चाहिए. हम घर वाले भी उनको कम काम देते हैं, बोलते हैं रेस्ट करो, बट मोर यू आर मोबाइल यू आर बेटर ऑफ. फिफ्थ इज़ यू आर मैनेजिंग मल्टीपल मेडिकेशन, क्योंकि उम्र के साथ साथ मल्टीपल बीमारी होता है. प्रेशर, शुगर, हार्ट प्रॉब्लम जो कम उम्र में हुआ वो तो रहता ही है, उसके साथ कैंसर की रेट बढ़ जाती है, इन्फेक्शन की रेट बढ़ जाती है, मेमोरी लॉस की रेट. तो अलग अलग डॉक्टर को दिखा के अलग अलग गोली खाते हैं, और कंबाइन दे आर वेरी मच कन्फ्यूज टू मैनेज देयर मल्टीपल मेडिसिन. इसे हम पॉलीफार्मेसी भी कहते हैं. सो मेमोरी, मूड, मसल, मोबिलिटी, मल्टीपल मेडिसिन मैनेजमेंट. Along with that, very important is you have to have a meaningful engagement in your late life. आइए अब मेडिकल टेस्ट की भी बात कर लेते हैं कि कौन से एज में कौन से मेडिकल टेस्ट कराने चाहिए, ताकि एजिंग से जुड़ी जो दिक्कतें आती हैं उनको पहले ही जांच लिया जाए और उन पर काम करना शुरू कर दिया जाए. 0 से लेके 100 साल को 20-20 सालों के अंतर में अगर बांट लिया जाए डॉक्टर साहब, 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80 और फिर 80 के आगे, ऐसे में कब कब कौन कौन से मेडिकल टेस्ट ज़रूरी हो जाते हैं? जैसे 0 से 20 की मैं बात करूँ तो जस्ट लाइक ए न्यू कार, आपको ऊपर वाले ने इंश्योरेंस दे के भेजा है. अनटिल अनलेस यू हैव मेजर सिम्टम, जो बच्चे का छोटा छोटा डायरिया हो गया, आजकल वो बहुत कम हो गई है, हार्ट का बीमारी है, कुछ स्पेसिफिक यूजुअल बच्चे को कोई रेगुलर टेस्ट की ज़रूरत नहीं होता है. लेकिन 20 to 40 ड्यू टू लाइफ स्टाइल, देर इज़ अ ड्रास्टिक लाइफ स्टाइल चेंज. प्रोसेस फूड, एक्सरसाइज ना करना, स्टिकिंग टू मोबाइल, रील एडिक्शन. आजकल रील एडिक्शन एक बहुत बड़ा इशू है. इसके चलते हुए देखा जा रहा है कि 20 to 40s में भी बहुत सारे लोगों को स्ट्रेस, डिप्रेशन, हार्ट प्रॉब्लम, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ ये शुरू हो रहा है. तो डेफिनेटली यू हैव टू, एनी सिम्टम यू शुड गो टू ए डॉक्टर. बट सबसे ज़्यादा नेग्लेक्टेड एंटिटी आई विल से 40 to 60, बिकॉज दे आर सैंडविच जनरेशन. वो बच्चे का ख्याल करता है, अपने माँ बाप का ख्याल करता है. इन दैट ग्रुप वी आर देयर. सो बट वी डोंट हैव टाइम टू टेक केयर ऑफ आवर हेल्थ. बट कोविड के बाद आपने नोटिस किया होगा बहुत सारे मॉर्टेलिटी हो रहा है बिटवीन 40 to 60, क्योंकि उस टाइम में हमारा ना हम अपना शरीर का ख्याल कर सकते, ना हम टेस्ट करते. सो आई विल रिकमेंड कि 40 to 60 में जो लोग हैं वो ज़रूर एक बार अपने डॉक्टर के साथ मिले. एंड नॉट ओनली सिंपल मास्टर हेल्थ चेकअप, जैसे मैंने कहा, नाउ वी हैव मैकेनिज्म. मास्टर हेल्थ चेकअप इज़ अ वेरी सुपरफिशियल टेस्ट. यू हैव टू डिस्कस विथ योर डॉक्टर कि कैसे हम अपना सेल का एज, ऑर्गन का एज जान पाए. क्योंकि मैं अगर किसी 40 to 60 के आदमी को बताओ कि आप यू आर एजिंग फास्टर दैन योर कैलेंडर एजिंग एंड यू मस्ट टेक केयर ऑफ दिस, लाइक यू शुड स्टॉप स्मोकिंग, यू शुड टेक केयर ऑफ योर स्ट्रेस, टेक प्रॉपर स्लीप, टेक एडिक्वेट फूड, डू एक्सरसाइज एवरी डे, ये मैं उनको समझाता हूँ,
तो उसमें इफेक्ट होगा, क्योंकि आपका 60 to 80 एंड बियॉन्ड विल बी डिसाइडेड बाय योर लाइफस्टाइल ऑफ 40 to 60, बोथ लाइफस्टाइल एज वेल एज योर मेडिकल अटेंशन आपने कितना लिया, कितना अपना, क्योंकि उसी एज में मैक्सिमम प्रेशर शुगर होती है, उसको आपने कितना कंट्रोल किए। सो 40 to 60 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उस टाइम में आप डॉक्टर से हर साल एक बार मिलिए, उनसे बातचीत करिए, अपना लाइफस्टाइल के ऊपर फोकस करिए। लास्ट इज 60 to 100 को मैं एक ही ब्रैकेट में रख रहा हूँ, दे आर लिटिल कंसर्न, एंड उनको हमें हर साल एक बार पॉसिबल है तो जीरियाट्रिशियन से मिलिए, क्योंकि जीरियाट्रिशियन का कम्युनिटी बहुत कम है अभी भी, बोथ सरकारी एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर में। यू मीट योर नियरेस्ट जीरियाट्रिशियन, क्योंकि जीरियाट्रिशियन जो है हम लोग जो है हम हेड टू फुट उनका एसेस करते हैं, हर साल वो आते हैं। तो और एक चीज़ मैं यहाँ पे आई विल ट्राई टू हाईलाइट कि छोटा छोटा लाइफस्टाइल चीज़ आप खान पान में थोड़ा थोड़ा खाइए, हाई प्रोटीन खाइए, शुगर को कम करिए, फास्ट फूड प्रोसेस फूड जितना अवॉइड कर सकते हैं करिए। हमें पता है लेकिन हम करते नहीं है, सो डू दैट। एक्सरसाइज, थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज, आधा घंटा मी टाइम इज कंपल्सरी फॉर यू। स्लीप इज इक्वली इंपॉर्टेंट। आई हर्ड दिस 4 घंटा सोते हैं, 5 घंटा सोते हैं, ना स्कूल बच्चे को चाहिए ना एडल्ट पॉपुलेशन को चाहिए। यू नीड 7 to 8 आवर स्लीप। इसके ऊपर इन नंबर ऑफ स्टडी हुआ है। अच्छे नींद के बगैर लंबा जीना, हेल्दी जीना संभव नहीं है। सेम इज ट्रू फॉर सीनियर सिटीजन ऑल्सो। अगर इट्स नॉट ओनली एडिंग लाइफ 2 years, it has to be quality life and healthy aging. बात सेलिब्रिटीज़ की भी कर लेते हैं। सेलिब्रिटीज़ को देखकर हम प्रभावित तो बड़े होते हैं, लेकिन सेलिब्रिटीज़ भी एंटी एजिंग के दौर से गुजरते हैं और वो तमाम तरीके की प्रैक्टिसेस को अपनाते हैं। अब वो हम भी अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करते हैं, फिर चाहे वो हमारा बॉडी एक्सेप्ट करे या ना करे। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हम कर जाते हैं ना जानते हुए भी गलत, जिनका प्रभाव आने वाले जीवन में पड़ सकता है डॉक्टर साहब? मैं तो सबसे पहले बोलूँगा कि इसमें आजकल ज़माने में सोशल मीडिया का बहुत ही नेगेटिव एक इम्पैक्ट है। आई सी एवरी डे देर आर न्यू यूट्यूबर हु आर नॉट डॉक्टर, इवन दे आर इन्फ्लुएंसिंग माई फैमिली, योर फैमिली ऑल्सो। सो आप जब कुछ सुने, कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी नॉलेज आप अपने लाइफ में इम्पार्ट करने से पहले आप जांचिए कि कौन इन्फॉर्मेशन दे रहा है। इट्स नॉट रीडिंग अ चैट जीपीटी एंड गिविंग एन इन्फॉर्मेशन, राइट? सो दैट इज हैपनिंग। सो अगर आपने किसी भी यूट्यूबर के थ्रू देखा कि ABC सेलिब्रिटी इज डूइंग दिस, आई शुड डू दैट, समवन इज टेकिंग दिस supplement, I should take that, that is absolutely wrong. You must meet a doctor who will do the review. और साथ साथ एजिंग में जो हमें दिक्कतें आ रही हैं ना डॉक्टर साहब, फिर चाहे वो ऑस्टियोपोरोसिस हो, डायबिटीज़ हो, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ हो, ये तो हमें जवानी में भी आ रही है। तो जवानी और एजिंग में जो गैप था, क्या वो कम हो गया है बीमारियों के लिहाज से देखें तो? Absolutely, you are absolutely right. जो बीमारी पहले लेट एज में होता था, पहले हो रहा है। क्योंकि अगेन इट इज़ अ लाइफस्टाइल। हम अगर 12 से 14 घंटा कंप्यूटर के सामने रहेंगे तो हमारा डिजेनरेटिव जॉइंट प्रॉब्लम इन द स्पाइन आएगा ही आएगा। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, लो बैक पेन, दिस आर वेरी कॉमन डिजीज। कंप्यूटर यूसेज इटसेल्फ कॉजेज लॉट ऑफ स्ट्रेस इन योर हार्ट, लॉट ऑफ स्ट्रेस ऑन योर ब्रेन। हमारा अटेंशन स्पैन धीरे धीरे कम होते जा रहा है, तो इसलिए लोग लंबा खबर भी नहीं सुनते, लंबा किताब भी नहीं पढ़ते, लंबा वीडियो भी नहीं देखते। 30 सेकेंड अगर हमारा लाइफ स्पैन में आ गया है, सो आई कैन एश्योर यू, बिकॉज डिमेंशिया पे मैं बहुत काम करता हूँ, वी आर गोइंग टू गेट लॉट ऑफ पीपल इन फ्यूचर विद डिमेंशिया, जिसमें अटेंशन इज वन ऑफ द मेजर डोमेन ऑफ डिमेंशिया। अटेंशन प्रॉब्लम, टू मच ऑफ स्ट्रेस। आपने नोटिस किया होगा, अगर आप एक 30 सेकेंड का रील शुरू करते हो एंड देन यू गो ऑन आफ्टर 2 hours यू गेट हेडेक। सो दिस इज अ क्लियर कट इंडिकेशन दैट वी आर क्रिएटिंग। सिमिलरली आपका लाइफस्टाइल में, हमारे टाइम में स्कूल बच्चे जितना आउटडोर गेम खेलते थे, आजकल वो ज़्यादा कंप्यूटर गेम खेलते हैं, सोशल मीडिया में रहते हैं, इंटरेक्ट करते हैं दोस्तों के साथ वर्चुअल मीडिया में, सामने बैठे एक बंदा दूसरे के बंदा दोनों मोबाइल पे एंगेज है। सो दीज आर ऑल नेगेटिव लाइफस्टाइल which has to be changed if you are really interested in एजिंग के longevity. खतरों के बारे में भी बता दीजिए डॉक्टर साहब। एजिंग की खतरा, आई कैन टेल यू कि विथ एजिंग बहुत ही कम बीमारी होती है। अनलाइक द कॉमन मिथ कि एजिंग हुआ है मतलब भूलने का बीमारी होगा, एजिंग हुआ मतलब थोड़ा सा डिप्रेशन रहेंगे, एजिंग हुआ मतलब कैंसर होगा। एज आई टोल्ड यू, आई हैव 100 years पेशेंट विदाउट एनी डिजीज। सो एजिंग, ऑफ कोर्स एजिंग इज ए प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर फॉर फ्यू डिजीज लाइक भूलने का बीमारी, कैंसर, हार्ट फेलियर, न्यूमोनिया, फ्रैक्चर, ऑस्टियोपोरोसिस, ये सब एजिंग के साथ साथ ही होती है। लेकिन
Aging is a phenomenon which will happen because you cannot stop the clock, but aging induced cellular changes we can definitely resist, we can stop. Primarily आज यहाँ पे बैठे हुए मैं बोल सकता हूँ, I can give the stress your lifestyle, only and only lifestyle. If you modify your food, if you modify your exercise pattern, if you have good sleep, if you manage your stress, these 4 things if you do, then आप काफ़ी हद तक अपना सेल का एजिंग स्लो कर सकते हो. लेकिन एजिंग करने को तो रोक नहीं सकते, फिर हम एजिंग से डर क्यों रहे हैं? हम हमेशा जवान क्यों रहना चाहते हैं? हमेशा जवान रहने का पीछे भी एक ही लॉजिक है कि हम बीमार नहीं होना चाहते, हम डिजेबल नहीं होना चाहते. ओबियसली नो वन वंस कि मेरा बाथरूम जाने के लिए किसी का हाथ पकड़ना पड़े, टीवी का स्विच ऑन करने के लिए किसी को रिक्वेस्ट करना पड़े, बैंक अकाउंट में चेक को साइन करने के लिए किसी के ऊपर. सो वी वांट टू बी इंडिपेंडेंट. एक 2 साल के बच्चे भी इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, एक 100 साल के सीनियर सिटीजन भी इंडिपेंडेंट होना चाहते. दैट इज़ अ वेरी नेचुरल रिस्पॉन्स. उसी से आ रहा है कि हम जवान रहे. सो जवान रहने का मतलब इज नॉट दैट एक्सटर्नल पेंटिंग एंड डेंटिंग. योर सेल शुड बी यंग एंड दैट इज पॉसिबल. 4 keys for healthy aging. Homemade food, minimum food, less is more. एक्सरसाइज डेली, कुछ भी कर सकते हैं, घर के अंदर वॉक करिए, वो भी एक एक्सरसाइज है. एज पर योर कैपेसिटी, डिस्कस विद डॉक्टर एंड डू एक्सरसाइज. एक्सरसाइज शुड बी वॉकिंग, ब्रिस्क वॉकिंग, एरोबिक, रेजिस्टिव, बैलेंस, स्ट्रेचिंग. 4 टाइप ऑफ एक्सरसाइज यू हैव टू डू. नंबर 3 इज कंट्रोल योर स्ट्रेस, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. स्ट्रेस एंड स्लीप मैं दोनों एक साथ इकट्ठा करूंगा. यू नीड टू हैव एडिक्वेट स्लीप. आपका स्लीप ठीक है तो लंबा जी सकते हैं. And 4th is have a meaningful engagement to be happy. Healthy aging, healthy living, डॉक्टर साहब. Absolutely. Healthy aging and living तो आपका जो भी क्षमता है उसमें रहिए. बट मैंने ऐसा देखा जो झोपड़ी में रहता है वो लंबा जीते हैं, लंबा स्लीप लेते हैं, स्ट्रेस फ्री रहते हैं, और पैलेस में रहने वाला बहुत जल्दी मर जाता है. ये भी स्टोरी है. सो लिविंग के लिए हमें कोई पैलेस चाहिए ऐसा नहीं है. मेंटली अपना शरीर जो है, इफ़ वी कंसिडर दिस एज ए टेम्पल, सो टेम्पल जितना हम साफ रखते हैं हमारा शरीर को भी हम उतना साफ रखते हैं. जब आप उल्टा सीधा खाते हो आप कचरा डाल रहे हो, अपना शरीर के अंदर कचरा डाल रहे हो. एंड हमारा शरीर ऊपर वाले ने इतना सुंदर बनाया, इट हैज़ ऑल मैकेनिज्म ऑफ क्लियरेंस, डस्ट, जो वेस्ट गार्बेज क्लियर. आपको इनको समय देना है. एंड रिमेंबर, बॉडी इज़ अ मशीन. इसको आप जितना कम स्ट्रेस दोगे ये उतना लंबा रहेगा. और बुढ़ापा तो आना ही आना है, लेकिन ज़रूरी ये है कि हम एजिंग ग्रेसफुली तरीके से भी लें. लेट्स एक्सेप्ट एजिंग, वेरी इंपॉर्टेंट. या बट अगेन एजिंग को अगर आप बुढ़ापे शब्द के साथ जोड़ोगे तो मुझे आपत्ति है. आई एम ऑल्सो एजिंग इन माई 40s. सो मैं अपना 40s का जो एजिंग है उसको भी ग्रेसफुली ले रहा हूँ. मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं यंगिश रहूँ. तो ये भी स्टडी में देखा गया कि सीनियर सिटीजन जो बच्चे के साथ घुलते मिलते हैं वो अच्छे रहते हैं. सो यंगिश रहना या यंगिश रहने का विश करना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन ग्रेसफुली एक्सेप्ट करना एजिंग इज इक्वली इंपॉर्टेंट इन ऑल स्टेजेस ऑफ लाइफ. सो एडोलेसेंस में कुछ एज रिलेटेड चेंजेस होते हैं, एडल्ट में कुछ एज, मेनोपॉज में कुछ एज रिलेटेड चेंज जो होता है, मेल में हम बोलते हैं एंड्रोपॉज 70s के बाद, उसमें कुछ एज रिलेटेड चेंजेस होता है. तो जो हमारा सिस्टम क्रिएट किया है वो तो होगा, लेकिन उसका बैड इफेक्ट हमारे में ना हो वो हमारे हाथ में है. सो एजिंग में बी इनहेबिटेबल, उसमें भी कंट्रोवर्सी चल रहा है, लेकिन एज रिलेटेड नेगेटिव इम्पैक्ट इज नॉट इनएविटेबल, दैट वी कैन स्टॉप. बिल्कुल. आखिरी में एक सवाल, क्या जेंडर डिस्पैरिटी भी इसमें होती है एजिंग में? क्या महिलाएं जल्दी एज होती हैं पुरुषों के मुकाबले? यू आर राइट. महिला जल्दी एज होते हैं बिकॉज ऑफ देयर हार्मोनल चेंजेस. ये लंबा भी जीते हैं. सो लंबा जीना, एजिंग होना, एक कॉम्प्लिकेशन ये होता है कि आपका डिसेबिलिटी ज़्यादा होती है. घुटनों का दिक्कत, भूलने का बीमारी वो महिलाओं को ज़्यादा होती है. अगेन दिस कैन बी प्रिवेंटेबल थ्रू योर लाइफस्टाइल. बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर प्रसून, टोटल हेल्थ पॉडकास्ट में आने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण चर्चा में भाग लेने के लिए और बताने के लिए कि एजिंग बुढ़ापा नहीं है, एजिंग आपकी मानसिक तौर पर जीने की कला है. आप तो हमेशा से ही एज होते हुए आ रहे हैं, तो इसको आप क्यों बुढ़ापा मानकर चल रहे हैं? Absolutely. बहुत बहुत धन्यवाद आपका टोटल हेल्थ पॉडकास्ट में आने के लिए. तो हेल्दी एजिंग लीड्स टू हेल्दी लिविंग. ज़रूरी है ये कि आप हर उम्र के पड़ाव में अपना ध्यान रखें और ये ना सोचें कि हेल्दी 40 कैन बी हेल्दी 20 एज वेल.
तो बुढ़ापे को ग्रेसफुली जिए। इसी के साथ टोटल हेल्थ पॉडकास्ट में फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते फिर किसी अन्य महत्वपूर्ण विषय के साथ आपके साथ हाजिर होंगे और जो भी मिथ्स हैं उसको दूर करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।